नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति चौधरी और यूपीएससी क्रैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। मीन्स दोस्तों, संग्रह मीन्स होता है उसको इकट्ठा करना, उत्पादन मीन्स उसको पैदा करना, उसको उगाई करना उसकी। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब फूड को ग्रो कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं, उसको गैदर कर रहे हैं, मतलब उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या है भोजन के बारे में एक्चुअली इसमें देखते हैं। इसमें नेई नुओ एक गर्ल है यहाँ पर। वो गर्ल क्या कर रही है कि वो अपनी नानी जी के घर पर खाना खा रही है, अपना पसंद का भोजन कर रही है। वहाँ पे चावल खा रही है, कद्दू बीन्स वगैरह खा रही है वहाँ पर। तो ये सारा भोजन उसके नानी जी ने उसके घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है, उसमें ही उगाया है। अब जब वो खाना खा रही है तो उसको खाना खाते हुए अचानक से याद आता है कि वो कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश की यात्रा पर गई थी स्कूल की तरफ से। तो उसको याद आया कि वहाँ पर जो उसने खाना खाया था वो कितना मसालेदार खाना था, लेकिन अब जो वो खा रही है वो इतना मसालेदार खाना नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पे इतना मसालेदार खाना क्यों खाया था उसने, या ऐसा मसालेदार खाना क्यों बनता है और अलग तरह का भोजन वहाँ पे क्यों होता है, यहाँ क्यों नहीं होता ऐसा। तो दोस्तों, क्वेश्चन मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया है। यहाँ पर सवाल क्या है हमारा, सब्जियां और अनाज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्यों होते हैं। सब्जियां और अनाज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्यों होते हैं। दोस्तों, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब स्टार्टिंग में लोगों को खेती करनी नहीं आती थी, फसल उगानी नहीं आती थी, पशुपालन करना नहीं आता था, तो किस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग की होगी खेती करने की, कैसे सीखा होगा, क्या मन में उनके आया होगा, क्या उन्होंने जाना होगा कि खेती की जाए, फसल को उगाया जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब लोग होते थे उनको तो इतनी नॉलेज नहीं थी ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे आज कि कैसे उन्होंने खेती करना सीखा, कैसे उन्होंने पशुपालन करना सीखा, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। तो पहली चीज़ आती है हमारी विभिन्न प्रकार के भोजन। तो ये है वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ेंगे हम, विभिन्न प्रकार के भोजन। दोस्तों, आज के टाइम पर क्या होता है, तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के भोजन, वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आजकल क्या होता है, हम अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। या तो भोजन ग्रहण करने के लिए क्या करेंगे, सब्जियां उगाएंगे, फसल उगाएंगे, पशुओं से मिलता है, जो पशु हम पालते हैं, फसल खाएंगे हम, या फिर पशुओं को मार के खा लेते हैं मनुष्य। तो अब बात ये आती है फसल को उगाना। फसल को, जिस तरह की फसल होती है उसको उसी तरह की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अलग अलग तरह की फसलों को अलग अलग तरह की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें धान की खेती की, तो धान की खेती को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और अगर गेहूं या जौ की बात करें तो उसको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें धान और गेहूं का, तो गेहूं को कम पानी की ज़रूरत है और धान को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह दोस्तों, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की ही बात करें, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, गन्ना ज़्यादा होता है। क्या होता है, गन्ना ज़्यादा होता है कि जलोढ़ मिट्टी है, अलग तरह की जलवायु है। गन्ना को जिस तरह की जलवायु चाहिए वो उत्तर प्रदेश में उसको मिल जाती है, तो गन्ने की पैदावार अच्छी होती है। और अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की, तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे कपास की खेती होती है, अलग तरह की मिट्टी, जैसे काली मिट्टी वहाँ मिलती है, अलग तरह की जलवायु होती है। कॉफ़ी के बागान होते हैं, चाय के बागान होते हैं। ये वहाँ पर इसलिए होते हैं क्योंकि उनको जो जिस तरह की जलवायु की रिक्वायरमेंट है वो उनको साउथ इंडिया में मिल जाती है। तो दोस्तों, किसान उसी तरह की फसल उगाते हैं जिस तरह की उस क्षेत्र में सूट हो पाती है, जैसी जलवायु वहाँ पे मिल पाती है, जैसी फसल को सूट करती है वैसी जलवायु, ऐसी ही फसल वहाँ पे उस जलवायु में उगा ली जाती है। और ये तो हुई फसलों की बात। और अगर हम बात करें पशुओं की, तो दोस्तों पशुओं को भी उनके वातावरण के अनुकूल ही वो वहाँ पर रखे जाते हैं, मतलब यह होते हैं वहाँ पर। जिस तरह का वातावरण होगा, जिस तरह की जलवायु होगी, उसी तरह के पशु वहाँ पे मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें सूखी और पहाड़ी जलवायु में, तो सूखी और पहाड़ी जलवायु में भेड़ बकरी ज़्यादा बेटर तरीके से रह सकती हैं एज़ कम्पेयर टू मवेशी, जैसे गाय वगैरह होते हैं। तो और अगर बात करें, देखिए चाइना, तो चाइना में क्या होता है, पांडा होते हैं, ठंडे क्षेत्रों में याक होते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं होते। और हमारे यहाँ दूसरे से गाय बैल वगैरह ज़्यादा सूट, जिस तरह की जलवायु होती है उसी तरह से जानवर वहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो स्त्री पुरुष पहले हुआ करते थे, उन्होंने भोजन का उत्पादन हमेशा से नहीं किया है। मतलब
कि उन्होंने शुरू से, जब से स्टार्टिंग से मानव जीवन बना है तब से तो उन्होंने भोजन बनाना, खुद से भोजन को उगाना तब से शुरू नहीं किया था ना। वो क्या करते थे, पहले कोई उन्हें फल के पौधे मिल जाते थे तो उन्हें धीरे धीरे खाना सीख गए थे कि इसको खाया जाता है। जो फसल उन्हें उगी उगाई मिल जाती थी, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से फसल उगती थी, उसको खा लेते थे। पेड़ पौधे जो होते थे उनको खा लेते थे, जानवरों को मारकर खा लेते थे। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे, अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो फसलों को उगा के खाया जाता है, प्रॉपर तरीके से फसल की जाती है, प्रॉपर तरीके से ही हर काम को किया जाता है खाने पीने का। अब हमें पूरा पता है कि हमें कौन सा फल खाना है और कौन सी सब्जी खानी है, अपने स्वाद के अनुसार हम चीज़ों को खाते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि कैसे, जब भोजन उगता ही, जब फसल उगती ही नहीं थी तो कैसे हमने फसल को उगाना सीखा। पशुपालन पहले होता ही नहीं था तो पशुपालन करना कैसे सीखा, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि उनको स्टार्टिंग में जब लोग जानते ही नहीं थे तब इन्होंने काम करना कैसे सीखा। तो दोस्तों अब आती है खेती और पशुपालन की शुरुआत, द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हार्डरिंग। तो क्या है ये फार्मिंग एंड हार्डरिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई वो देखते हैं। जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है, जलवायु तो बदलती रहती है, फिर अब जलवायु बदलेगी तो क्या होगा, वहाँ पे फसल चेंज हो जाएगी, वहाँ पे पशु चेंज हो जाएंगे। ये होता है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फसल चेंज होती है और पशु, अब जलवायु चेंज होती है तो फसल चेंज होती है, जलवायु चेंज होती है पशु चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, हमेशा से हुआ है, और इससे क्या हुआ है कि वनस्पतियाँ और पशु भी चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों जैसे हम सर्दियों में जो फसल होती है वो अलग तरह की होती है और गर्मियों में जो फसल होती है वो अलग तरह की होती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि राजस्थान में अब जैसे क्या होता है कि गर्मियाँ होती हैं तो पक्षी आ जाते हैं, दूर से उड़ के आ जाते हैं, वो ऐसे मौसम में नहीं रह पाते जो उन्हें जलवायु सूट नहीं करती है। हमारे यहाँ तो लगभग नॉर्मल सा ही मौसम रहता है, गर्मियाँ सर्दियाँ, तो पशुओं को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बराबर क्या हुआ कि लोगों का ध्यान कुछ इस तरह की बातों पर गया, जैसे कि खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिर जाते हैं, फिर गिरे हुए बीजों का अंकुरण कैसे होता है, मतलब उनमें कलियाँ कैसे निकलती हैं, फिर उनसे पौधा कैसे बनता है। तो इन चीज़ों पे लोगों का धीरे धीरे फोकस होता चला गया। जैसे हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था कि ये एक जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, उनका एक अपना अनुमान है कि क्या हुआ होगा कि बीज गिर गया होगा ज़मीन पे, वहाँ पे वायुमंडल चेंज हुआ होगा, मतलब जलवायु वहाँ पे चेंज हुई होगी, और उसके बाद में पानी वहाँ पे गिरा होगा तो वो धीरे धीरे उसमें अंकुरित होकर उसमें छोटा पौधा निकला होगा, पौधा फिर बड़ा हो गया होगा। तो उस तरह से लोगों का जब धीरे धीरे ध्यान उन चीज़ों पे गया, इस तरह से पौधों की उन्होंने देखभाल करनी शुरू कर दी होगी, चिड़िया जानवरों से उनकी सुरक्षा की होगी कि ताकि चिड़िया या जानवर उसको ख़राब ना करें और ताकि वो ठीक से बढ़ सके और बीज पक सके ठीक से। तो इस तरह धीरे धीरे लोगों ने कृषि करने सीख ली होगी और लोग कृषक बन गए होंगे। तो ये प्रोसेस रहा होगा। दोस्तों ये सब अनुमानित बातें हैं, एक्चुअली कहीं लिखी हुई तो नहीं है, बट एग्जैक्ट एक अनुमान आर्कियोलॉजिस्ट ने लगाया है और यही प्रोसेस होगा। एग्जैक्ट भी लगता है कि हाँ यही प्रोसेस होगा जब उन्होंने कृषक बने होंगे, लोग खेती करनी सीखी होगी। तो दोस्तों ये तो हमने देखा कि लोग कृषक कैसे बने होंगे, खेती करनी कैसे सीखी होगी। इसी तरह अगर हम बात करें, अब बात आती है कि पशुपालन कैसे सीखा होगा, तो वो देखते हैं किस तरह से सीखा होगा कि लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। दोस्तों चारा उगाया होगा, चारे के आसपास जानवर आने लग गए होंगे। अगर जानवर को पता लग जाए कि यहाँ पे उनके खाने के लिए भोजन मिलता है तो एक वो अपना रूटीन बना लेते हैं, अगर वो कहीं जाते हुए तो वापस वहीं पे आकर फिर से खाते हैं, तो वो आने लग जाते हैं या फिर वहीं रहने लगते हैं। तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया था लोगों ने, वो था कुत्तों का जंगली पूर्वज। दोस्तों जो आज के टाइम पे कुत्ता है, कुत्ता ही सबसे पहला पालतू जानवर बना है, और जो पुराने टाइम पर कुत्ता होता था उसको क्या बोला गया है, कुत्तों का जंगली पूर्वज। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को लिए उन्हें उत्साहित किया होगा, उन्हें लालची बनाया होगा। तो लोग ऐसे तो वो जानवर झुंड में आने लग गए होंगे, झुंड में रहने लग गए होंगे। जब उन्हें एक जगह इतना सारा भोजन मिल रहा है तो उन्होंने झुंड में रहना शुरू कर दिया होगा, और क्या करते होंगे, ज़्यादातर घास खाते होंगे उनके आसपास रह के।
जो पालतू जानवर हैं, अक्सर लोग क्या करते थे कि जो ये पालतू जानवर हैं उनकी जो जंगली जानवरों से रक्षा करते थे और फिर वो धीरे धीरे जानवरों को उन्होंने पालना शुरू कर दिया। से उन्हें दूध, घी, दही वगैरह के बारे में पता लगा होगा, तो उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस जानने के लिए, खाने के लिए, या फिर जब उन्होंने खेती शुरू कर दी होगी तो हल के लिए बैल वगैरह को यूज़ किया होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने जानवरों की इम्पोर्टेंस को समझा और उन्हें पालना शुरू कर दिया और लोग इस तरह से पशुपालक बन गए होंगे। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो कुत्ता सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत अच्छा होता है। अगर हम रात की बात करें, कुत्ता सो भी रहा होगा तो उसके बगल से अगर कोई गुजर के गया है तो वो भौंककर बता देता है कि वहां से कोई गुजरा है। तो सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत अच्छा होता है। शुरू से क्या होता था, पुराने टाइम पर जंगली जानवरों से लोग अनसिक्योर रहते थे, तो अपनी सेफ्टी के लिए कुत्तों को उन्होंने पालना शुरू किया होगा पहले टाइम से ही, इसलिए कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया। अब इसके बाद बात आती है बसने की प्रक्रिया, डोमेस्टिकेशन की बात आती है कि उन्होंने बसना कैसे शुरू किया। फसल उगानी सीख ली, देख ली हमने कैसे सीखी उन्होंने फसल उगानी, जानवरों को पालना सीख गए लोग। अब लोगों ने बसना कैसे शुरू किया वो देखते हैं। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। दोस्तों, पौधे उगाए उन्होंने, फसल उगाई। जब फसल उगाएंगे तो समय समय पे उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, उसकी घास निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो लोगों को एक जगह पर रहना पड़ेगा तब तक वो फसल पके ना, तब तक। और जानवरों को वो पालते थे, दूध दही के लिए पालते थे, तो खाते भी थे वो जानवरों को, तो वो पालते थे, तो जानवरों को भी एक जगह रहकर वो पालने लग गए। अब पहले क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर चले जाते थे। अब फसल होने लग गई तो वो एक ही जगह पर रहने लगे। तो ये हुए बसने की प्रक्रिया, लोगों ने बसना शुरू कर दिया। अब बात आती है कि जानवर और पौधे, जिस तरह के जानवर लोग पालते थे वो जंगली जानवरों से बहुत अलग होते थे, और जिस तरह के पौधे लोग फसल उगाया करते थे तो वो जंगली फसलों से, जंगली पौधों से बहुत अलग होती थी। कैसे? जो जंगली जानवर होते थे उनके दांत बड़े होते थे, एकदम से अटैक कर देते थे और इतने यूजफुल लोगों के लिए नहीं होते थे। वो अनसिक्योरिटी के पर्पज से उनको नहीं पालते थे। पालतू जानवर जो होता है वो एकदम से अटैक नहीं करता है, वो बहुत सॉफ्ट से नेचर का ही होता है और उसके दांत भी छोटे होते हैं, तो सिक्योरिटी पर्पज से अच्छा होता है। और बात रही पौधों की, फसल उगाने की, तो इस तरह के पौधे जो पॉइजनस हैं, बॉडी के लिए सूट नहीं करते हैं, तो लोगों को धीरे धीरे पहचान हो गई थी किस तरह के पौधे, फसल हमें खानी चाहिए। तो वो एक तरह से वो जंगली जो पौधे और जानवर होते थे वो उनसे बहुत अलग होते थे। इसके बाद उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि ऐसे जानवर का चयन किया जाता था जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, या ऐसी फसल जिनके खराब होने की संभावना कम हो। और लोग ऐसी फसल को चुनते थे जिनके दाने बड़े होते हो, माल सके, तो इस तरह के पौधों को यूज करते थे। जो जानवर होते हैं आमतौर पर जो अहिंसक होते हैं, अटैक नहीं करते, उनका मतलब उनको प्रजनन के लिए चुना जाता था, जैसे उनकी जनरेशन बढ़ाने के लिए लोग उनको पालते थे। और पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे अलग होते थे, मतलब भिन्न होते थे, जैसा हमने ऊपर देखा है। इसके बाद कहा है कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। सही बात है, जो पालतू जानवर है उनके सींग भी छोटे होंगे, दांत भी छोटे होते हैं, तभी तो लोग उन्हें पालते हैं। अब आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इन्होंने क्वेश्चन भी किया है कि इनमें से कौन सा जंगली सुअर का और कौन सा पालतू सुअर का है। दांत हैं, दो दांत दिखाई दे रखे हैं। तो जैसा हमने पढ़ा है कि जंगली के हैं तो बड़े दांत होंगे और पालतू के हैं तो छोटे दांत होंगे। इसके बाद बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। 12,000 साल पहले कौन सा युग पढ़ा था हमने चैप्टर 2 में? तो 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 12,000 साल पहले कौन सा युग है? मध्य पाषाण युग। तब से बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और आज हम जिस तरह का भोजन करते हैं, जिस तरह की फसल उगाते हैं, तो लोगों ने उस टाइम पर फसल को उगाना सीख लिया था। धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट आए, नई नई और भी फसल उगानी सीखी, लेकिन जो आज हम भोजन करते हैं वो बेस जो शुरुआत जो हुई थी वो वहीं से हुई थी। उसी भोजन को हम आज भी करते हैं। तो सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाना शुरू किया था, और उसके बाद में कुत्ते को सबसे पहले जानवर पशु के रूप में, फिर उसके बाद में भेड़ बकरी आए। सबसे पहले जानवर कौन सा पालतू रहा है? कुत्ता रहा है, उसके बाद भेड़ बकरी।
तो फसलों में सबसे पहले लोगों ने गेहूं और जौ की फसल को उगाना सीखा। कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया। इसके बाद अब बात आती है एक नवीन जीवन शैली के बारे में, अ न्यू वे ऑफ लाइफ की बात करेंगे। फसल को उगाना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया, अब बसने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे लोगों ने शुरू कर दी। अब यहाँ पर एक नवीन जीवन शैली में क्या आता है वो देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो। अगर आप किसी पौधे के बीज को बोगे तो देख आपको ये लगेगा कि उसको उगने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, साल भर भी उसको लग सकता है। तो इस तरह पौधे को जब उगने में लंबा टाइम लगेगा, फसल को उगने में लंबा समय लगेगा, तो उसकी देखभाल के लिए भी तो लोगों को एक जगह पर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीज को बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार को हटाना, जैसे एक्स्ट्रा घास वगैरह हो जाती है, जानवरों चिड़िया से उसकी सुरक्षा करना, बहुत सारे कामों को करना पड़ता है, उसकी काफी देखभाल करनी पड़ती है। अगर इतना टाइम लगेगा तो लोग एक जगह पर रहकर इस काम को करेंगे तो लोग लंबे समय तक एक जगह पर रहने लग जाएंगे। और उसको काटने के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। कैसे? जैसे अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना है। पूरे साल अगर हमें भोजन करना है तो भोजन को स्टोर करके रखना पड़ेगा, बीज के रूप में भी रखना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट फसल को उगा सके हम। तो अब क्या हुआ, उसके भंडार की जरूरत पड़ने लगी, उसके भंडार के बारे में लोग सोचने लगे। यहाँ से भंडार की बात शुरू होती है, भंडार गृह स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, जमीन के अंदर गड्ढे करके लोग उसको रखने लगे। तो यहाँ पिक्चर में दिखाया है कि लोग अनाज को किस किस तरह से पहले यूज करते थे। अनाज के उपयोग, वे इन विच ग्रेन वॉज यूज्ड। तो सबसे पहले जैसे बीज के रूप में यूज करते थे एज सीड, खाद के रूप में यूज करते थे एज फूड, उपहार के रूप में यूज करते थे, उपहार के रूप में एज गिफ्ट, भंडार के रूप में स्टोर फॉर फूड। इसलिए लोग इस तरह से गेहूं का या अनाज का उपयोग किया करते थे, किसी भी तरह का अनाज हो सकता था। इसके बाद जानवर चलते फिरते खाद भंडार। जानवर कैसे चलते फिरते खाद भंडार हैं? जानवर क्या होते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, उनसे संख्या बढ़ती है, लोग उनकी देखभाल करते हैं, संख्या में और इंक्रीमेंट आ जाता है कि ताकि कोई बीमार होके या किसी के अटैक से, दूसरे जानवर के अटैक से वो नहीं मरते हैं। तो जो उनकी संख्या होती है मेंटेन रहती है और बढ़ती रहती है, प्रजनन बढ़ता रहता है, लोग उन्हें पालते हैं। तो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव भी करते रहते हैं ये। तो इससे क्या होता है कि चलते फिरते खाद भंडार है। क्यों? क्योंकि लोग जानवरों को मार के खाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ दिया है कि भोजन के अतिरिक्त जानवर से और क्या क्या मिल सकता है। भोजन के अतिरिक्त देखो, जानवर की खाल पहले लोग यूज करते थे, जब कपड़े नहीं थे तो जानवर की खाल का यूज किया जाता था और उनको सिल के जैसे कपड़े बनाते थे। और प्लफिंग में यूज कर सकते हैं, हल चलाने में जानवरों का उपयोग होता था। और आज के टाइम पे किस लिए यूज करते हैं? जैसे घोड़े होते हैं, उनका काफी यूज होता है, कुत्तों का भी सिक्योरिटी के पर्पज से काफी यूज होता है, मिलिट्री में यूज होता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं। बैल का आज भी यूज होता है प्लफिंग में, मतलब खेत की जुताई करने में। इसके बाद सीखते हैं कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो पहले टाइम पर कृषक होते थे, किसान होते थे और पशुपालक होते थे, वो किस तरह के होते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। तो क्या है, मानचित्र 2/14 पर देखो, क्या देखना है वहां पर, क्या तुम्हें, तो ये मैप है। इस मैप में हमें क्या देखना है कि हमें जो नीले वर्ग हैं, नीले वर्गों पे ध्यान देना है, नवपाषाणिक पुरास्थलों पे। ये नवपाषाणिक पुरास्थल जो है, ये जो हमारे पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये पता लगाया कि यहाँ पर कृषक और पशुपालक रहते थे, उनके रहने के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। जैसे कहाँ कहाँ पर, यह आपको पेयमपल्ली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साक्ष्य मिला है। इसके बाद हल्लूर में मिला है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएं, कोल्डीहावा, महागढ़ा, चिरांद, और ये इधर आ जाता है दार्जिलिंग हेडिंग। इसके बाद ये आ जाता है बुरझोम और मेहरगढ़। यहाँ पर कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य पुरातत्वविदों को। अब जो कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में जो पुरास्थल माने जो हैं हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो किस तरह से हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कश्मीर में कौन सा है? कश्मीर में ये बुरझोम पड़ता है। इसके बाद पूर्व में ये पड़ता है हमारा दार्जिलिंग हेडिंग। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो हल्लूर पड़ता है, पेयमपल्ली पड़ता है दक्षिण भारत में।
तो पुराने टाइम पे वहां पर कृषकों और पशुपालकों की इन पुरा स्थलों पर बस्तियां थी या नहीं थी, वो लोग वहां पे रहते थे या नहीं रहते, तो इस चीज के साक्ष्य कैसे साइंटिस्ट को पता लगते हैं। अब क्या होता है, एक्चुअली खुदाई में जो चीजें मिलती हैं उनको उनके नमूने लिए जाते हैं, साइंटिस्ट उन्हें पहचानते हैं कि जो दाना जला हुआ मिला है वो एक्चुअली है किस चीज का। अगर कोई हड्डी मिलती है तो कौन से पशु की हड्डी है, साइंटिस्ट को पहचान लेते हैं। अगर दाना जला हुआ मिला है तो उसके बारे में कहना कि वो खुद से आग लग के जल गए या किसी रीजन से मतलब जल गए या उन्होंने खुद जलाए थे, इसके बारे में कहना थोड़ा टिपिकल होता है। लेकिन फिर भी कहीं हद तक साइंटिस्ट उसके बारे में पता लगा लेते हैं, कि जैसे जानवरों का पता लगा लेते हैं हड्डियां देखकर, या फिर दाना पहचान लेते हैं कौन सी फसल है। तो जो उपमहाद्वीप है हमने पढ़ा, इसमें बहुत सारे पुरास्थल हैं, लेकिन कुछ के बारे में हमने आज देख लिया यहाँ पर। इसके बाद एक लिस्ट दी हुई है अनाज और हड्डियां, कौन से पुरास्थल में कौन से अनाज और हड्डियां मिलती हैं। तो इसको एक नज़र देखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा याद रखने की कोशिश आप कीजिए इसको। क्या है, मेहरगढ़ जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी यहाँ पर मिले हैं। और उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है ये कोल्डी हबा, यहाँ पर चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। महागढ़ा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान भी मिले हैं। गुफराल आधुनिक कश्मीर में, मैप में मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, गेहूं और दलहन है यहाँ पर। बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर में बुर्जहोम है ये, तो इसमें गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी। चिरांद आधुनिक बिहार में पड़ता है, गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल यहाँ पर हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश हल्लूर पड़ता है, वहाँ पर ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर। पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में पड़ता है, काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर। दोस्तों यहाँ पे मैंने गेहूं को पॉइंट आउट कर दिया है पूरे में, वो इसलिए कर दिया है से हमें ये पता लग जाए कि सबसे पहले फसल उगना यहीं पे स्टार्ट हुई थी। तो है तो बहुत सारे पुरास्थल, लेकिन कुछ पुरास्थलों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, और भी आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में इतना ही, और नेक्स्ट हम पार्ट 2 में देखते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप यहाँ पर लाइक करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे जितनी भी वीडियोस यूपीएससी क्रैकर के थ्रू अपलोड होंगी वो आपको मिल जाएंगी। अगर आप इस बेल पर क्लिक करते हैं तो जो भी वीडियोस यूपीएससी क्रैकर के थ्रू अपलोड की जाती हैं वो आपको तुरंत मिल सकती हैं। दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो आप यहाँ पर कमेंट करना मत भूलिए। रिविजन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।